जैसा अंदेशा था कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी बेहद ही हंगामेदार रहा। सदन में मुद्दों की भरमार रही। जहां एक और विपक्ष ने तीखे बाण छोड़े तो सत्ता पक्ष भी रक्षात्मक के बजाय उल्टे आक्रामक नजर आया। सदन में बीबीसी, स्कूल, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दे खूब गूंजे। सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कई मामलों को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सदन में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज बोले कि जनता के समर्थन में सदन में बैठा हूं। इस बात पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं सीएम शिवराज ने भी नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला और नेता प्रतिपक्ष के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम बोले कि इंदौर में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन की दुनिया तारीफ कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे फेल बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संबल योजना को बंद किया था, पंच परमेश्वर योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद किया था। शिवराज इतने में ही नहीं रुके, आगे कहा कि कमलनाथ सरकार ने लैपटॉप योजना बंद की। 25 तारीख से लाडली लक्ष्मी बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि आरक्षण के नाम पर पिछड़ों की पीठ पर छुरा कांग्रेस सरकार ने घोंपा था। वहीं विपक्ष के शिक्षा पर खड़े सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्कूल की बिल्डिंग और छत हुआ नहीं करती थी। आज ये शिक्षा पर सवाल करते हैं। अच्छे काम की विपक्ष कभी तारीफ नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता ज्ञापित किया है वो एक परिपूर्ण भाषण था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उसका पूरा जो हमारे प्रयास हैं उसको परिलक्षित करते हुए भाषण था। बहुत ही सारगर्भित और बहुत जबरदस्त भाषण था। हालांकि सीएम के वक्तव्य से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। एक सुर में कांग्रेस अपने समय यानी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को शिवराज सरकार से बेहतर बताती नजर आई। साथ ही वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैंने मुद्दे उठाए, उनका एक का भी जवाब मुख्यमंत्री जी ने देना उचित नहीं समझा। ये सरकार की असफलता है। मुख्यमंत्री सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और जब जब भी सरकार के पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, नाकामियों के, तो मुख्यमंत्री जी अपने घुसे पिटे पुराने भाषण भी दोहरा के स्थिर कर लेते हैं। कुल मिलाकर सदन में जनहित के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक बार फिर जुबानी जंग देखने को मिली। वहीं ये भी बात साफ हो गई कि यही मुद्दे 23 की जमीन पर गूंजने वाले हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 23 की सियासत में कौन होता है पास और कौन होगा फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा कौन पास कौन फेल, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज ही IND 24 के साथ मैं अपनी नई पारी की शुरुआत भी कर रहा हूं। कौन पास कौन फेल, इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के एजेंडे के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल जवाब की घड़ी में कौन पास और कौन फेल। क्या मिशन 2023 में भी गूंजेंगे सदन में उठे जो मुद्दे हैं वो? जनहित की सियासत में कहां है जन? क्या वादों और दावों से सधेगी मिशन 2023 की सियासत? तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो आज सदन में उठे। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जिस तरह से चल रहा है
और बजट सत्र की शुरुआत जब से हुई है, माहौल गर्म है। सदन में चर्चा गर्म है, आरोपों की झड़ी लगी हुई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह का नज़ारा आज भी सदन में और एक दूसरे को लेकर जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं कि जब हम 15 महीने में थे हमने तमाम सारे काम किए। दूसरी तरफ सरकार का भी दावा है कि लगातार ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां जनहित के काम ना किए गए हों। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करें। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, फिर चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेता अर्जुन काकोड़िया साहब। स्वागत है अर्जुन जी आपका। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी आपका स्वागत है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक शैलेंद्र जैन साहब भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले काकोड़िया साहब आपके पास में आता हूं। सवाल यही कि आपको अपने 15 महीने के जो काम जो आप बताते हैं, जो आप गिनाते हैं, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन तकरीबन अगर 20 सालों में 1.5 साल आपके निकाल दिए जाएं, 18.5 साल बीजेपी सरकार के हैं, आपको काम क्यों नहीं दिख रहे? आपको विकास क्यों नहीं दिख रहा है? हकीकत तो सामने है। चूंकि हम देख रहे हैं, और जहां तक मैं अपनी क्षेत्र की बात करूं जी, और पूरे वहीं कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई विकास, क्योंकि प्रदेश जो है ये किसानों का बहुत बड़ा कोई यहाँ पे उद्योग नहीं है। और ये जिस तरीके से चल रही है, बहुत सारे ये कहीं से भी किसी तरीके से कहीं पे भी कोई यहाँ पे बड़े उद्योगपति आ नहीं रहे। और प्रदेश की जो हालात हैं, किसानों की हालात जो हैं, नौजवानों की जो हालात हैं, कर्मचारियों के जो हालात हैं, कहीं पे भी किसी तरीके का कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ास तौर से मैं चूंकि आदिवासी क्षेत्र से आ रहा हूँ, तो वो जो देखता हूँ, हम शुरू से देख रहे हैं, पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट का काम हो या कहीं कोई उन्नति कहीं हुई हो, लोगों के जीवन स्तर में हुआ हो, किसानों के जीवन स्तर में हुआ हो, मजदूरों के जीवन स्तर में हुआ हो, कहीं पे भी किसी भी शिक्षा का क्षेत्र हो। काकोड़िया साहब, सवाल तो आप पर भी है कि 15 महीने की जब आपकी सरकार रही तो आपने तमाम सारी योजनाएं जो जनहित से जुड़ी हुई थी, चाहे संबल योजना की हम बात करें, वो आपने बंद कर दी। पंच परमेश्वर योजना की बात करें, उसका क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आपने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, तो सवाल तो आप पर भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी। संबल योजना बंद नहीं की गई। संबल योजना नए सवेरे के नाम से शुरू थी, और आज भी जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, संबल योजना, पिछले 2 साल से संबल योजना की राशि लोगों को मिली नहीं। किसी तरीके की कोई योजना बंद नहीं की, बकायदा चली। हमने 15 महीने में जो वादे किए थे, हमने जो पेंशन थी जो 300 रुपए मिल रही थी, 1000 का वादा किया था, 600 किया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, ये सदन में सरकार ने खुद स्वीकार किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये सरकार ने। और खुद जो कृषि मंत्री उन्होंने किया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ उनकी पत्नी का कर्जा माफ हुआ। हम लोगों ने 100 यूनिट में 100 बिजली का बिल, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की थी। मात्र मुश्किल से 15 महीने की हमारी सरकार थी, और उसमें चलिए शैलेंद्र जी के पास मैं आ जाता हूं। शैलेंद्र जी, सुन रहे हैं आप काकोड़िया साहब क्या कह रहे हैं? आपका विकास जो है वो कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप फेल हैं। देखिए,
काकोड़िया साहब को किस तरह का विकास दिख रहा है, किस तरह का चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है, ये विषय अलग है। आप तो ये बता दीजिए काकोड़िया साहब, 15 माह के कालखंड में आपने संबल योजना की कोई भी एक भी पैसे की राशि खातों में डाली क्या? आपने पंच परमेश्वर योजना का क्या किया? आपने लैपटॉप योजना का क्या किया? 0% ब्याज पर जो किसान भाइयों को लोन मिलता था, उसमें कोई राशि आपने किसान भाइयों को लोन के रूप में, ऋण के रूप में दी क्या? कन्यादान योजना के अंतर्गत कोई भी राशि आपने 15 माह में बेटी के बहू के खाते में डाली क्या? अभी तक जो संबल योजना की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल से अभी तक राशि नहीं आई जिसकी बात आप कर रहे हैं। चलिए मैं आता हूं काकोड़िया साहब। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब जी सैलन जी कुछ कह रहे हैं आप? मेरे हाथ से मैंने अपनी विधानसभा में इन 2 वर्षों में कम से कम 100 लोगों को संबल योजना के चेक दिए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अरे हमारे आपके कहने से गलत सही हो जाएगा क्या? नहीं, अरे आपकी अकर्मण्यता की वजह से अगर नहीं कुछ काम हो रहा है तो ये आपका विषय है। हम तो अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में संबल योजना का पेमेंट इन 2 वर्षों में कितना हुआ है, आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत निकलवा लीजिए, और ये भी निकलवा लीजिए कि 15 माह में आपकी सरकार ने एक भी पैसा दिया था क्या? ये हो सकता है। चलिए मैं आता हूं संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह के जो मुद्दे हैं सदन में गूंजे और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, क्या माना जाए ये जो मुद्दे उठे हैं, जो 2023 चुनाव की पहले की रिहर्सल है? आप मान के चलिए आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम बजट सत्र है जी, और ये भी मान ले हम कि सबसे लंबा सत्र है, क्योंकि उसके बाद संभावना कम है कोई सत्र बड़ा होगा जी। लेकिन इन स्थितियों में आपको जनता को ये बताना है कि हम वाकई क्या करें। जी, मुद्दे भी वही हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, संबल योजना है, तमाम चीजें हैं जी। जनता के बीच अगर आपको चुनाव में जाना है तो उससे पहले आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, या हम यूं कहें कि फील्डिंग जमानी पड़ेगी। तो ये जो बजट सत्र है उसकी फील्डिंग है ये, ताकि हम 2023 का विधानसभा का चुनाव का जो मैच होने वाला है उसमें हम जीत दर्ज कर सकें। आप ये देखिए कि ठीक है, होली से पहले बड़े हंगामे हुए, बाइकआउट हुआ, तमाम चीज हुई, लेकिन ये कम से कम अच्छी बात है कि जनता के हित के जो मुद्दे हैं उन पर बहस तो हो रही है। आज जरूरत इस बात की है कि जनता के जो मुद्दे, मैं कहता हूं कि वो सरकारें कोई भी रही हो, ये जरूर आप कह सकते हैं कि किसी ने अच्छा काम किया, किसी का थोड़ा सा कमजोर काम रहा, लेकिन काम तो दोनों सरकारों ने किया, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार। अब आपको रिपोर्ट कार्ड देना है। सदन वो जगह है जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है, उसकी कमियां गिना सकता है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पास ये मौका होता है कि वो अपनी योजनाओं की, सफलताओं की, खूबियों को सदन के पटल पर रखे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बेहतर मौका है दोनों राजनीतिक दलों के लिए जो अपनी बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि सदन से बाहर निकल के आप जमीन पर जाकर क्या करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। संदीप जी, आपने जिस तरह से बात की कि ये अच्छी बात है, जो लगातार हम चर्चा करते हैं कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो फ्लोर पर नहीं आते, शोर शराबे हंगामे के बीच में जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। जो जिस तरह से आपने इंडिकेट किया है, क्या माना जाए कि इस चर्चा में जन रहा है, उसकी चर्चा हुई है? जन तो बहुत गायब रहता है। ये कहें कि सदन में जो बहस होती है उनमें कई बार ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जिसमें जनता का ज्यादा महत्व नहीं होता। राजनीतिक दलों या हम यूं कहें कि चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो अपने को माइलेज पाने का मंच बना लेते हैं जो कम से कम प्रदेश की जनता के हित में नहीं होता है। ये भी अपन नहीं कह सकते कि वहां जनता की चर्चा नहीं होती, लेकिन ये बात उतनी सही है कि जितना समय जन को दिया जाना चाहिए या जनता पर चर्चा पे दिया जाना चाहिए, उस पर कई बार व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप हो जाते हैं,
कोई किसी नेता के परिवार का नाम ले लेता है, कोई किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप कर देता है और अंत में तमाशा हो जाता है। ऐसे लगने लगता है सदन में कि विधायकों की दिलचस्पी जनता की बजाय अपने पर ज्यादा है, अपने नेता पर ज्यादा है, किसने किस पर कटाक्ष किया इस पर ज्यादा है। लेकिन बजट सत्र का जो ये दूसरा इंटरवल है, इंटरवल के बाद शुरू हुआ है सेशन, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई में चर्चा सार्थक होगी और जनता की बात तो होगी। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कर रहे हैं कि चर्चा होगी, बेहतर होगी, और अगर जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि अगर विधानसभा कार्यवाही की संचालन की हम बात करें, तमाम पैसा उसमें खर्च होता है। काकोड़िया साहब, मैं आपके पास में आता हूं। ठीक है, आपके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी पूरी तरीके से फेल इस सरकार को बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो कहते हैं कि अच्छे काम की तारीफ ये करना ही नहीं जानते। अगर एक दल तकरीबन 18.5 साल सरकार चलाता है मध्य प्रदेश में, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे काम जनता के अनुरूप ना हुए हों। अगर ठीक है, आप किसी मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप तारीफ भी तो कर सकते हैं कि कोई अच्छी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें, लाडली बहना योजना भी आ गई, या तो तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों नहीं है? ये ठीक है, हमने कभी लाडली लक्ष्मी योजना की हमने बुराई नहीं की, लाडली बहन योजना की कोई बुराई नहीं की, लेकिन इनके पीछे नीयत क्या है? इनके पीछे नीयत क्या है? लाडली बहना इनको अभी चुनाव के समय याद आई? पिछले 18 साल से चल रहे हैं, अभी चुनाव के समय इनके ये सीधे के सीधे इन गरीब हमारी माताओं बहनों की इनकी भावनाओं से खेलना ये गलत है। जो नीति अलग, अगर इनको लगता है कि हमारा विकास होना चाहिए तो अभी तक बहुत सारे मुद्दे जो आज हमारे नेता ने उठाए, यहाँ पे महिलाओं की बात हुई, हमारी बेटियों की बात हुई, ये सरकार के रिकॉर्ड है, हर चीज में नंबर 1। तो ये अगर ये इस तरीके से अगर बहनों के साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में हो रहा है तो ये क्या मतलब? आपका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करने, काकोड़िया साहब आप नियत की बात कर रहे हैं, नियत पर तो सवाल कांग्रेस की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब आपकी सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, किस तरह से मंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह जी की बात कर ले या फिर हम बात कर ले विधायक संजय पाठक की, उनके साथ जो कुछ हुआ, आपको नहीं लगता कि ये किस तरह की नियत है? नहीं, ये जो भी हुआ हो आज भी तो चल रहा है, आज पूरे देश में चल रहा है, आज पूरे देश में देख रहा आप। ईडी हमारे गोविंद सिंह जी ने कहा, बोले मेरा कुछ कहीं से कुछ हुआ ही नहीं, मेरे ऊपर ईडी का नोटिस आ गया। तो ये चीज तो जो भी है ये यहाँ जहां तक मैं बहनों की बात कर रहा हूं, जहां तक इन योजनाओं, जिस तरीके की जो योजना है, ये भावनात्मक रूप से एक ब्लैकमेल करने की इस तरीके से है। कोई नियत अगर साफ होती तो इन बच्चियों के लिए होता। आज एजुकेशन सिस्टम हमारा ठप पड़ा हुआ है। सीएम राइज की बात करते हैं, हमने तो बचपन में साहब सनराइज पढ़ा था, ये सीएम राइज योजना कहां से इन लोगों ने ले आया? छोटे छोटे अभी गांव के स्कूलों की हालत खराब है, बच्चों के बैठने के लिए उनके पास में नहीं है। कई जगह पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं। एजुकेशन जो हमारा मूल चीज है, आज गांव में आप चले जाइए, आप अस्पतालों की हालत खराब है। लेकिन आप कह देते हैं 2018 में कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आप भत्ता नहीं देते। बिल्कुल ठीक, तैयारियां थी, हमारी तमाम तैयारियां थी। आप ये 18 सालों में नहीं कर पाए, हमसे 15 महीने में उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन तुलना तो आप कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि हमारा काम चल रहा था। जिस तरीके से हमारी पूरी एक प्लानिंग के साथ हमारी योजना थी, हमारा किसानों का था, किसानों का कर्जा माफ किया, हमने निराश्रितों की उनकी पेंशन बढ़ाई, हम लोगों ने लाइट जो बिजली का बिल था वो बाकायदा 100 यूनिट में 100 आ रहा था। इस तरीके से हमारी तमाम योजनाएं हमारी चल रही थी और उसी बीच इन लोगों ने इस तरीके से काम कर दिया। और कैसे हुआ आप जानते हैं। शैलन जी सुन रहे हैं आप? किस तरीके से शैलन जी जवाब दीजिए। खासी सरकार को जो ये घबरा गए थे, ये घबरा गए थे जिस तरीके से कमलनाथ जी काम कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी में घबराहट आ गई थी कि अगर ये लोग ठहर गए तो पूरे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां से चले जाएगी। शैलन जी, उस घबराहट के कारण इन लोगों ने शैलन जी राजेश जी, मुझे उस दल के मुखिया के संबंध में जरूर लोगों को सोचना चाहिए
जिस व्यक्ति की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने कुनबे को इकट्ठा रख पाए, कुनबे के जो छत्रप्त हैं उनके सम्मान की रक्षा कर पाए, जो अपनी कुल की रक्षा नहीं कर सकता, कुल के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, अपने विधायक साथियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच में विश्वास पैदा नहीं कर पाया, वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या भला करेगा और क्या उनके साथ न्याय कर पाएगा। दूसरी चीज, ये सरकार अपने ही अंतःकलह से गिर गई और उसमें लोगों की भावनाएं जो हैं, उन किसान भाइयों के दिल से पूछिए जो अनावश्यक रूप से डिफॉल्टर हो गए। कितने किसान भाइयों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये जवाब कौन देगा? ये तमाम कार्य जो हैं आपके फॉल्स और बोगस, जो आप कहते हैं हमारा विजन डॉक्यूमेंट, अरे भैया तुम्हारे विजन डॉक्यूमेंट का क्या हाल रहा? अभी आपने बात कही कि बेरोजगारों को भत्ता, किसान भाइयों के कर्जा माफ, अरे लाल पीले हरे गुलाबी आपने अलग अलग फॉर्म जमा करा के इतना कंफ्यूजन पैदा किया, और जिन लोग रेगुलर अपना लोन पटा रहे थे वो भी डिफॉल्टर हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि इस बजट में उन्होंने उन किसान भाइयों के लिए जो अनावश्यक डिफॉल्टर हो गए हैं उनके ब्याज माफ करने का निर्णय किया है। ये है वो निर्णय जिसकी हमने कभी अपने विजन डॉक्यूमेंट में कभी वो नहीं कहा, क्लेम नहीं किया, लेकिन आज की आवश्यकता लगी किसान भाइयों के हित में काम करने की, तो हम कर रहे हैं। मैं राजेश जी आपको बताएं, ये इतने बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली स्थिति है, कैसे चल पाएगी ये, कैसे ये सरकार बनाएंगे? 15 माह में लोगों ने इनका सब रवैया देख लिया है। हाँ, ये वाला जो बजट है, इस बजट के प्रति इनका क्या रवैया है आप देखिए ना। हमने किसान भाइयों के हित में काम किया, हमने लाडली बहना के हित में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और शैलेंद्र जी, ये बताने का समय भी है क्योंकि अब वक्त कम है चुनाव के लिए। संदीप पुराणिक साहब के पास में आता हूं। संदीप जी, एक बड़ी बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सदन में कही। उन्होंने उस बात का जिक्र किया जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम लिया, उन्होंने संजय पाठक का नाम लिया और कहा कि ये कमर के नीचे वार करते हैं। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि जो सारी चीज़ें हुई हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी कसक, कहीं ना कहीं उसका दर्द अभी तक चाहे प्रदेश के मुखिया को हो या अन्य लोगों को हो। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें जिनका इतने महीने बाद यानी साल भी गुजर गए फिर एक जिक्र होना, किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए राजेश जी, जब भी संबंधित दल का नेता जब बोलता है तो वो अपने दल के लोगों को अगर प्रताड़ित किया गया, परेशान किया, उसका जिक्र करता है। उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, सामान्य सी घटना नहीं होती। एक तो उसका मैसेज प्रदेश स्तर पर जाएगा कि ये सरकार के लोग थे, जब विपक्ष में थे तो इन्हें प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। दूसरी तरफ सदन के अंदर भी आपके लोग भावनात्मक तौर पर आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये एक राजनीति का हिस्सा होता है। और एक चीज और है राजेश जी, आप मान के चलिए कि इस दौर की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कभी किसी दौर में बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, अब सबक सिखाने की रणनीति पर लोग काम करने लगे हैं। और जहां तक आपने सदन में जिक्र की बात की तो वही थी, आने वाले समय में बीजेपी ने, देखिए कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने उनके नेताओं को प्रताड़ित किया, उनके लोगों पर केस दर्ज किए, उनके विधायकों तक को फरार रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें एक नए दौर की राजनीति, और मुझे लगता है कि अब जो सदाशयता थी, संबंध हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में आने वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, संदीप जी की बेहतर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक खूबसूरती होती है लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की। और सदन का संचालन जिस तरह से होता है, एक सारगर्भित जब चर्चा होती है, बेहतर चर्चा होती है और जनता से जुड़े जब मुद्दे आते हैं उस पर चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि सदन की जो कार्यवाही हुई है
वो अपने मकसद में कामयाब हुई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह की अब चीज़ें हो रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अब जो मोड है कहीं ना कहीं इलेक्शन का मोड है। 6-7 महीने बाद प्रदेश को चुनाव में जाना है और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें सदन में और सदन के बाहर सड़क पर तैरती नजर आ रही हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जिस तरह की चर्चा फेल और पास को लेकर हो रही है, अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।